मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु लगा रहे पवित्र डुबकी। भगदड़ जैसी स्थिति के बाद प्रधानमंत्री हालात पर रख रहे नजर, तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश। केंद्रीय इस्पात मंत्री एस.डी. कुमारस्वामी ने चासनाला वार्षिका किया निरीक्षण। कहा, देश आत्मनिर्भर और टिकाऊ इस्पात उद्योग की दिशा में बढ़ रहा है आगे। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया बल। शिक्षा कैलेंडर जारी। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार प्राथमिकता। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की कवायद तेज। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। जून से शुरू होगा रीडेवलपमेंट का काम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। माघ मास की मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में शांतिपूर्ण तरीके से स्नान चल रहा है। विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। भगदड़ जैसी स्थिति के बाद अब हालात सामान्य है। अखाड़ों ने फिलहाल जनहित में अमृत स्नान को स्थगित रखने की बात कही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए लोगों के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि सब कुछ इस समय नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सभी से उन्होंने कहा है कि और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने 1 घंटे में 2 बार बातचीत की है, जानकारी ली है, स्थिति किस तरीके की अभी चल रही है उसकी समीक्षा ली है और जो भी अगर भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे के अंदर दूसरी बार सीएम योगी से बातचीत की है। इधर संतों ने श्रद्धालुओं को अपने नजदीकी घाट में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया है। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें। देश विदेश के जितने श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की और त्रिवेणी संगम की ओर जाने की जिद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। स्नान को लेकर संतों से उनकी बातचीत हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है।
अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में धनबाद अंतर्गत सेल के चासनाला वाशी का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा और सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वाशी के जरिए कोयले की राख 28% से घटकर 17% हो जाएगी, जिससे दक्षता और बढ़ेगी। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ के निवेश से बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 7.55 मिलियन टन तक बढ़ेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 12,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में देश एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ इस्पात उद्योग के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही इस्पात क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने धनबाद दौरे के क्रम में महिला स्वरोजगार गतिविधियों का भी अवलोकन किया। साथ ही चासनाला शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद श्रमिकों को नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मैया समान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गंगवार को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया तथा आगामी दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम शिवरात्रि महोत्सव समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 26 फरवरी को बाबा मंदिर में आयोजित होने वाले शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से आवासीय कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात कर उन्हें राजधानी रांची के मोरहाबादी में 31 जनवरी से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय बजट में झारखंड को प्राथमिकता देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री किशोर ने कहा कि रेलवे के विस्तार और हवाई अड्डे के निर्माण जैसी केंद्रीय स्तर की योजनाओं में झारखंड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने की मांग भी दोहराई है। स्पेशल आर्थिक पैकेज की डिमांड तो हम उनसे नहीं कर रहे हैं, ना ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो केंद्र स्तर की योजनाएं हैं, जैसे रेलवे का विस्तार या फिर जैसे हवाई अड्डे का निर्माण, जो है वो करें, प्लान करें, उसमें झारखंड को प्राथमिकता दें। जहां तक आर्थिक पैकेज की बात है, कोई विशेष पैकेज की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार की देनदारी है, वही पैसा वो दे दें तो समय पर हम झारखंड को आगे बढ़ाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमड़ा लिंडा ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वसुलभ कराने पर बल दिया है। रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स पहुंचकर उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा कैलेंडर जारी कर कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि राज्य के 59 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 में नामांकन की परीक्षा 9 मार्च को आयोजित की जाएगी और 20 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कल्याण मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कल्याण विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित करने तथा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। सांसद फुरकान अंसारी ने जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का कल उद्घाटन किया। उन्होंने स्टॉल का भ्रमण कर किसानों का उत्साह वर्धन किया। कृषि में कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसकी जानकारी वहाँ से मिलती है लोगों को, और जो कृषि विभाग हमारा है वो प्रयासरत है कि यहाँ कृषि में और आगे लोग बढ़े। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने किसानों के हित में चलाई जा रही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। 2000 से अधिक प्रादर्श लगाए गए जो रिकॉर्ड रहा, और टोटल 1200 किसानों ने 2000 प्रादर्श लगाए हैं और जिले में आज 10,000 से ऊपर किसानों ने कृषि मेला में भाग लिया है। यहाँ का ग्रुप में जो लोन बांटा गया है, 30 लाख का लोन बांटा गया है, 16 लाख का लोन बांटा गया, 8 लाख का लोन किसानों के समूह को बांटा गया है, जिससे वो सशक्त हो सके और कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। इस दौरान किसान समूहों के बीच केसीसी ऋण और कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त कुमुद सहाय, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। जमशेदपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों के एक बड़े कारोबारी को गिरफ्तार कर लगभग 262 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कारोबारी के पास से 4,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पास गीता डी की ओर से आते हुए ये जिस व्यक्ति के संदर्भ में सूचना थी उसकी जब तलाशी की गई तो उसके पास से कुल मिलाकर 262.7 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कुख्यात अपराध कर्मी है और जो ड्रग्स इसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है उसके वजन के हिसाब से अगर उसके मूल्य की बात करें तो कुल मूल्य उसका लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच जो है इसकी कीमत है। पलामू में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। कोलियरी मोड़ पड़वा में वाहन चेकिंग के क्रम में पुलिस ने 2 पिकअप वाहनों से 136 कार्टून अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद किया है। वाहन चालकों से शराब के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही किसी तरह का कागजात प्रस्तुत किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जून से शुरू होने की उम्मीद है। दक्षिणपुर रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में बताया कि इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। दक्षिणपुर रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के मद्देनजर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। श्री मिश्रा ने बताया कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जून से शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर निकल चुका है। पहले स्टडी किया था और अधिकतर के वर्क सैंक्शनड है और जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके वर्क अंडर प्रोसेस ऑफ सेक्शन है। तो इस सेक्शन में जो भी एमपी महोदय जी का जो डिमांड है उसको रेलवे पूरा करेगी और इसके अधिकतर कार्य के जल्दी हम लोग शिलान्यास डलवाने का भी कार्यक्रम है। रेल महाप्रबंधक ने बताया कि 3rd लाइन का काम प्रगति पर है। इसकी गति काफी बेहतर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर तक 3री लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सालगाझोड़ी से आदित्यपुर तक की रेल लाइन का काम चल रहा है। 4थी लाइन का भी काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हावड़ा से झारसुगुड़ा तक 4थी रेल लाइन को बिछाया जाना है। कई सबवे जो बनाने हैं, कुछ इस तरह के सबवे हैं जहाँ पे विलेजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो भी हम लोग कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि रेलवे अपनी जमीन पर काम करना चाहती है। अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं है, बल्कि विकास का काम करना है। राज्य सरकार के सहयोग से ये काम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर डीआरएम को कार्रवाई करने को कहा गया है। तो लेवल क्रॉसिंग 137 और 138 पे रोड ओवरब्रिज बनाने का, तो उसमें भी लैंड एक्विजिशन की वजह से थोड़ी कार्य में बाधा आ रही है, लेकिन उसको भी हम लोग तेजी से करके और
उस पर आरओबी बनाने का भी हम लोग कार्य जल्दी शुरू करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के निरीक्षण के क्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बाड़ीगोड़ा और गोविंदपुर में रोड ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज का काम भी जल्द शुरू करने का आग्रह किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। इसरो ने ऐतिहासिक 100वां मिशन आज सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। ये मिशन देश को नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करेगा और निजी क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्रों में नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने में भी अहम योगदान देगा। इसरो श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण सफल हुआ है। सुबह 6:23 पर यह प्रक्षेपण शुरू हुआ था, जिसको इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है GSLV रॉकेट के जरिए। यह इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के नेतृत्व में पहला मिशन है। आपको बता दें कि इसरो का ये पहला साल का भी पहला सफल मिशन भी है। आज भारतीय समय अनुसार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च किया है। NVS-02 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम यानी कि NAV-IC को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें L1, L5 और S बैंड में उन्नत नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड रेजिंग सिस्टम भी होगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAV-IC भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है और इस प्रक्षेपण से भारत की स्वतंत्र नेविगेशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये प्रक्षेपण भारत की आंतरिक क्षमताओं में कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। I am extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished, with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion. हजारीबाग शहर में कल 2 अलग अलग वाहन दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 को जाम रखा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आंशिक रूप से बल का भी प्रयोग किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुमला में आज सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दौड़ में प्रथम से पंचम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने हेलमेट पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो सहित विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस मैराथन दौड़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना का एक प्रयास है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें कि सरकार के जो नियम है कि यदि कहीं दुर्घटना होती है तो तत्काल हमारे जो जख्मी व्यक्ति हैं उनको अस्पताल पहुंचाना है, और इसके लिए सरकार की योजना है कि ऐसे व्यक्ति जो उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं और उनकी जीवन रक्षा होती है तो उस पर 2000 रुपये का नगद उनको जो है राशि से उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के जो बाकी जितने हमारे
इनिशिएटिव्स है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज की मध्यम रोशनी में आज 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट के साथ किया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड पारंपरिक धुन सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के साथ इस समारोह का समापन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज दूसरा दिन है। खेलों के इस महाकुंभ में झारखंड के खिलाड़ी भी तीरंदाजी समेत अन्य स्पर्धाओं में चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को लगातार मंच प्रदान किया जा रहा है। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नए अवसर दे रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से पैरा एथलीट की परफॉर्मेंस नए नए अचीवमेंट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका है। पिछले साल ही हमने बीच गेम्स का आयोजन किया था। राउरकेला में कल खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग में गोनासिका ने शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हरा दिया। इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में अब हैदराबाद तूफान्स दूसरे स्थान पर है और ये टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं, इसका निर्णय आज के मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि राउरकेला में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच शाम 6 बजे से JSW सुरमा हॉकी क्लब और शाची राढ़ बंगाल के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच 8:15 बजे यूपी रुद्राज और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच होगा। और अब बात कारोबार जगत की। भारत ओमान संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी साल 2024 में बढ़कर 83% हो गई है, जो कि 2019 में 34% थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने जानकारी दी है कि बैंकों और नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से ग्राहकों पर लगने वाले दंडात्मक शुल्कों पर GST नहीं लगता है। CBIC ने कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरों की ओर से 2000 रुपए तक भुगतान मुहैया कराने पर भी GST नहीं। राज्य में सर्दी का सितम कायम है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा।
रांची समेत राज्य भर में सर्द हवाओं से ठंड का प्रकोप पिछले 2 दिनों से काफी बढ़ा हुआ है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे तक ठंड से राहत की उम्मीद कम है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जनवरी वर्ष 1996 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने घोषणा की थी कि फ्रांस अब और परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। वर्ष 1995 के जून महीने में फ्रांस ने घोषणा की थी कि वो परमाणु परीक्षणों को फिर से बहाल करेगा। फ्रांस की इस घोषणा से दुनिया भर में हंगामा हुआ और फ्रांस का विरोध होने लगा। कई जगहों पर फ्रांसीसी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी कारण फ्रांस को आज ही के दिन यह घोषणा करनी पड़ी कि वह अब और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। शिराक ने कहा था कि यह परीक्षण देश और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। फ्रांस के इस परमाणु परीक्षण की क्षमता 1,20,000 टन के परंपरागत विस्फोटक के बराबर थी, जो अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर 1945 में गिराए गए परमाणु बम से 6 गुना ज्यादा थी। 29 जनवरी वर्ष 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, इराक, उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी करार दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बुश ने इस संज्ञा का इस्तेमाल कई बार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि ये तीनों राष्ट्र आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और महाविनाश के हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इराक की सत्ता एंथ्रेक्स, नर्व गैस और परमाणु हथियारों को हासिल करने के प्रयास करती रहती है। बुश ने अपने संबोधन में इन तीनों देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बताया था। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वे समूह बनाकर कृषि के जरिए ग्रामीण महिलाएं अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर रही हैं। वैज्ञानिक और ऑर्गेनिक खेती कर इन महिलाओं का प्रयास रंग ला रहा है। रांची के कुम्हरिया गांव की महिलाओं ने इस इलाके में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। समूह में 15 से 20 महिलाएं हैं जो मिलकर मौसमी सब्जियों की खेती करती हैं। घर के कामों से समय चुराकर ये महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, जो न सिर्फ बाकियों से इनकी एक अलग पहचान बनाता है बल्कि समृद्धि के दरवाजे भी खोल रहा है। अभी है शिमला है, करेला है और फूलगोभी है और बोदी है और नेनुआ है। अभी घर खर्च सब पढ़ाई में भी खर्च होता है तो अच्छा चल रहा है, तो बहुत संतुष्ट है। समूह की अगुवा अनीता देवी स्नातक है और कृषि से जुड़ी बारीकियां खूब जानती है। वह कहती है कि जब से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है, उनके सब्जियों की मांग काफी बढ़ गई है और उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। और पहले तो ऑर्गेनिक खेती नहीं होता था, यूरिया सबसे होता था। अभी ऑर्गेनिक करते हैं, अपने से ही नीम पत्ता और एथी सब का बनाते हैं दवा हुआ और गुड़ और गोबर खाद से, तो अच्छा होता है और मांग भी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु लगा रहे पवित्र डुबकी। भगदड़ जैसी स्थिति के बाद प्रधानमंत्री हालात पर रख रहे नजर, तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश। केंद्रीय इस्पात मंत्री SD कुमारस्वामी ने चासनाला वार्षिक का किया निरीक्षण। कहा देश आत्मनिर्भर और टिकाऊ इस्पात उद्योग की दिशा में बढ़ रहा है आगे। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया बल। शिक्षा कैलेंडर जारी।
कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार प्राथमिकता। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की कवायद तेज। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। जून से शुरू होगा रीडेवलपमेंट का काम।